सभी को मेरा नमस्कार। आज हम आपके सामने लोकसभा के हमारे पार्टी के नेता आदिर रंजन चौधरी जी हैं, हमारे चीफ व्हिप जयराम रमेश जी और राज्यसभा के हमारे पार्टी के व्हिप नासिर हुसैन जी और झा साहब। आप सभी को मालूम है कि ये जो विंटर सेशन शुरू हुआ, ये सस्पेंस सेशन से शुरू हुआ। हम चाहते थे कि देश जो बहुत से मुश्किल से गुजार रहा है, किसान, मजदूर और युवा, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, चाइनीज एग्रेशन, पेगासस और कई इश्यूज थे हमारे पास। हमारी एक लंबी लिस्ट थी और उसको कई एडजर्नमेंट मोशन के तहत, हमारे पास 267 के तहत और कॉलिंग अटेंशन के तहत, शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस के तहत और सभी चीज़ों को चर्चा में हम लाने के लिए तैयार थे और उसी तैयारी के साथ हम आए थे। लेकिन जिस दिन सदन शुरू हुआ उसी दिन हमारे 12 सदस्यों को निलंबित किया गया। जो 12 सदस्य हैं वो ऐसे सदस्य हैं, बात करने वाले, युवा नेता और हमेशा सदैव राज्यसभा में एक्टिव रहने वाले लोग। लेकिन जो मानसून सेशन में कुछ घटना घटी थी, उस घटना को लेकर उन्होंने विंटर सेशन में उनको निलंबित करने का बीड़ा उठाया और वैसा उन्होंने किया भी। रूल से कहता है और संविधान के दायरे में अगर देखा जाए भी कि जब सेशन प्रोवाग करते हैं, फिर दूसरी बार जब मिलते हैं प्रेसिडेंट के समन्स के अनुसार बुलाया जाता है, तो जो पिछले की घटनाएं रहती है उन घटनाओं के सभी क्रम रद्द हो जाते हैं, चाहे वो सस्पेंशन का हो या जो कुछ घटनाएं उस वक्त घटी, चाहे वहाँ पर वेल में आने का हो, कोई कुछ गड़बड़ किया हो, कोई बिहेवियर उसकी ठीक नहीं थी या कोई इमोशंस रहते हैं, ये सभी लैप्स हो जाते हैं कानून के तहत। लेकिन हमारे सरकार के लोग मोशन मूव करके जो मानसून सेशन में गड़बड़ हुई थी उसको लेकर उन्होंने विंटर सेशन में सस्पेंड कर दिया। इस मुद्दे पर हम चेयरमैन से भी रिक्वेस्ट किए, सरकार से भी कहे, सदन में हम बार बार उठकर
सारे अपोजिशन पार्टी के लोग, मैं सभी को धन्यवाद देता हूं क्योंकि सभी लोग हमारे साथ जुड़े और सभी ने एक होकर ये लड़ाई हमने लड़ी। कईयों बार हमारे चीफ व्हिप साहब खुद जाकर भी मिले, उनसे भी बातचीत हो गई, लेकिन किसी बातचीत के लिए वो यानी समस्या को सुलझाने के लिए वो तैयार नहीं था। हमेशा माफी मांगो या लीडर ऑफ सदन, वो भी हम पूछ के आते हैं। मेरे को ताजुब लगा, एक सदन के जो उनके नेता है बीजेपी के, तो मैंने कहा भाई जो हो गया। उसी दिन मैं तैयार था कि सभी के तरफ से मैं खुद ही रिग्रेट एक्सप्रेस करूंगा। क्यों इसको बढ़ाते हो? एक तो गलत किए हो, फिर ऊपर से चोरी ऊपर सिरजोरी, क्या बोलते हैं उसको, सीना जोरी। वैसा तो गलती तो आपने किया और शिक्षा हमको दे रहे हैं, और सही आप अपनी बात को सही बार बार कह रहे हैं, सही है। तो इसीलिए हम कोशिश करने के बावजूद भी उन्होंने हमारी बात को नहीं माना। मैं बाद में सोचा ये क्यों ऐसा हुआ। उनकी मंशा क्या थी कि हर बिल अर्जेंटली पास कर लेना, दिन में पास कर लेना, उसका डिस्कशन नहीं होना, और किसी ढंग से वो अपने काम को, अपने एजेंडा को पूरा करना चाहते थे। इसकी वजह मैं थोड़ा सोचा क्यों ऐसा करें। तब मेरे पास आंकड़े मैंने जमाया। आंकड़े ऐसे हैं, यूपी के 68 राज्यसभा मेंबर हैं, अदर अपोजिशन पार्टी के 50 हैं, इंडिपेंडेंट 2 है, तो हम अपोजिशन के लोग 120 हो गए, और एनडीए के आंकड़े हैं 118। तो उन्होंने ये सोचा अगर ये जो बिल हम ला रहे हैं इसकी अगर वोटिंग हो गई, अगर डिवीजन पूछा गया, तो हम तो माइनॉरिटी में हैं। तो ये सोचकर ही उन्होंने फर्स्ट आते ही फर्स्ट डे 12 लोगों को सस्पेंड किया। उस 1-2 लोगों का तो बुलेटिन में नाम भी नहीं था, और बाकी के लोग तो कोई गए नहीं। और कानून के तहत आप 12 लोगों को नेमिंग करना पड़ता है। भाई आपकी गलती ये है, आप कुर्सी पे बैठे हुए थे या ठहरे हुए थे, आपने किताब फेंकी, आपने फाड़ा। हर 12 मेंबर्स को उनको नेमिंग करके कहना पड़ता है ये चार्जेस तुम्हारे ऊपर है, आपको सस्पेंड क्यों नहीं करना। लेकिन इधर उनका ध्यान नहीं था। उनका ध्यान ये था कि मेजॉरिटी कैसा बना लेना। इस मेजॉरिटी बनाने के लिए उन्होंने ये तरकीब ढूंढी कि लास्ट सेशन में जो लोग गड़बड़ किए थे उनका नाम इस सेशन में लेकर उन्होंने किया। वो भी किनको किया? जो 10 तारीख किए उनको नहीं किया, जो 11 तारीख जो वेल में थे उनको सबको किया। तो ये एक साजिश सरकार की, और इसको वो अपने एजेंडा में लाकर किसी ना किसी तरह सारे कानून पास कर लेना भी चाहते थे। और जो महत्व के मुद्दे थे, मैंने जैसा बताया, उनको वो उन मुद्दों को फेस करना नहीं चाहते थे। चाहे इन्फ्लेशन का हो, अनएम्प्लॉयमेंट का हो, जीडीपी का हो, पेगासस का हो, फार्मर्स का हो, या लखीमपुर खेरी वहाँ का जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स अजय मिश्रा, उनका सुपुत्र
जिसने गाड़ी चला दी, एक जर्नलिस्ट और 3 फार्मर्स को मार दिया। ये हम नहीं कह रहे, ये तो उपयोगी मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो एसआईटी है उसने कहा उपयोगी। हमारे लिए तो निरुपयोगी है, लेकिन उपयोगी के एसआईटी जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट की, उन्होंने इंडिकेट किया कि ये एक्सीडेंट नहीं, ये अचानक घटना नहीं, ये जो घटना है इस कॉन्स्पिरेसी है, और इस कॉन्स्पिरेसी में उन्होंने मारा है। तो कॉन्स्पिरेसी के पीछे कौन है, ये सब हम पूछना चाहते थे। और ऐसे जिनके सुपुत्र किसानों के ऊपर ऐसा जुल्म किया, उनका मर्डर किया, उनके पिता तो यहाँ होम मिनिस्टर है, और वो होम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के बगल में बैठते हैं, शाहजी के बगल में बैठते हैं। तो इसका इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि अगर वो भी होम मिनिस्टर में है तो इंक्वायरी में इसका असर पड़ेगा इंक्वायरी के ऊपर। तो इसीलिए हम चाहते थे कि उन्होंने इस्तीफा दे। ये कौन सी है बुरी बात है, लेकिन उसको भी उन्होंने माना नहीं। हम लड़ते रहे, लोअर हाउस में भी हमारे नेता और हमारे एमपीज लड़ते रहे, अपर हाउस में हम दोनों इशू पे लड़ते रहे, सस्पेंशन का और होम मिनिस्टर का। तो रिसिग्नेशन देने के लिए तैयार नहीं। तो उनका मंशा यही था कि ऐसे मुद्दे लटका देना और सदन ऐसे ही चलने दो गड़बड़ी से, हमारे विषय निकालकर सदन को बंद करो। उन्होंने आज सदन को समाप्त किया एक दिन पहले ही, और हमको बार बार बोलते हैं, ये ध्यान से सुनने की बात है, बार बार ये कहते हैं अपोजिशन पार्टी हाउस चलने नहीं देती। कौन चलने नहीं देती? अरे 11 बजे जब हम जाकर अपने मुद्दों को उठाना चाहते हैं, नोटिस देते हैं, हम अभी आ नहीं बोलते हैं, उन्होंने 2 बजे तक बंद। आपने तो देखा, उठते ही अरे 1 मिनट तो सुनो, 2 मिनट सुनो, 10 सेकंड सुनो, कुछ नहीं, उठते ही हम कुछ अभी अंदर भी नहीं आते। मैं कागज लेके ठहरता हूँ, ये क्या मेरी बदकिस्मती है क्या मालूम नहीं है। मैं 10-15 साल वहाँ था, 5 साल इनके साथ था यहाँ पर लीडर बोल के, फ्लोर लीडर। मैं अभी देख रहा हूँ ऐसा। हम मैं उठा, कोई नोटिस 267 हो या और मुद्दे हो, अभी मैं कुछ नहीं बोलता, हमारे मेंबर्स भी वहीं बैठे रहते हैं, झट से चेयरमैन साहब अर्जन करते। क्यों? कि सरकार के दबाव में ऐसा होता है, सरकार दबाव डाल रही। और बार बार हमको चेयरमैन साहब ने यही कहा, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो वरिष्ठ है और वो चेयरमैन साहब है, हमारे गार्डियन हैं। गार्डियन कैसा भी रहने दो, गार्डियन ही ना, तो हमारे गार्डियन है। लेकिन उन्होंने ये अपने मुंह से बार बार कहा, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सरकार भले आप भले, आप दोनों आपस में बात। अरे हम तो लड़ रहे हैं, लड़ने वाला कोई ना कोई बीच में इसको छुड़ाने वाला होना चाहिए ना। लेकिन उन्होंने वो बोले, जब हम खुद मिलके उनसे पूछे तो उन्होंने यही बोला कि भाई सरकार और आपके बीच में है, सरकार नहीं मान रही, मैं क्या करूं। अब सरकार नहीं मान रही, ठीक है, लेकिन हम अंदर मनवाते, लड़ते, लड़ने को भी चांस नहीं। और हमारे 12 लोगों के आवाज़ भी बंद कर दिए, उनको डम एंड डफ कर दिए। तो वहाँ गांधी जी के सामने वो बैठे रहे धरना। तो ये सारी घटनाएं घटी और
इसके बारे में हम बहुत कुछ सुन रहे उनके मुंह से कि अपोजिशन ने ऐसा किया, अपोजिशन पर्पसली किया। हमने नहीं किया साहब, ये आपके जो आंकड़े हैं ना, ये आंकड़े आपके पास नहीं रहने के वजह से आपके बिल फेल होने वाले थे। किसी ना किसी वजह से अगर हमारे 120 लोग इकट्ठा होके लड़ते तो आपके कहीं बिल गिर जाते, ये असल बात है। और दूसरा तो उनकी आदत है कि हमेशा दिन में गड़बड़ी में बिल पास कर लेना। जो महत्व का बिल था हमारा इलेक्शन लॉ का, सिर्फ लोकसभा में 20 मिनट में पास हुआ। 20, एक एक मिनट। चित्तरंजन, हमारे आदि रंजन जी तो बात करते हैं, लेकिन आदि रंजन शायद उनको 2 मिनट दिए कि 3 मिनट दिए मालूम। तो ऐसे 1 मिनट, 2 मिनट, 20 मिनट में खत्म। एक महत्व का जो कॉमन मैन पे असर हो रहा है, गरीबों पे असर हो रहा है, दीन दलितों पे असर हो रहा है, इलिटरेट लोगों पे असर हो रहा है, ये सब मालूम होते ही उसको वो लोग 20-20 मिनट में एक और कई बिल उन्होंने पास किए। तो इसीलिए मैं इतना ही कहूँगा कि हमारी कोई गलती नहीं है। गलती जो किए उन्होंने किया, पर्पसली किया, मकसद से किया, और उसमें भी खास कि ये 12 लोगों को अगर हम सस्पेंड करेंगे, अगर उनके जो दूसरे जो इनडायरेक्ट सपोर्ट करते कभी कभी, उसमें से अगर छाछ चले गए तो हम डूब जाएंगे। ये मेन उद्देश्य था, इसलिए उनको इतनी तकलीफ दी, ठंडी में बिठा दी। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे कानून उन्होंने बनाए, जैसे कि CBI का एक्सटेंशन, और उसके बाद CVC का, ED का, ये सब बहुत कुछ वो कर लिए, अपने एजेंडा को पूरा कर लेके। सडनली आज भी मैं अयोध्या का समस्या उठा रहा था, मैं पेपर में सुबह जब देखा तो कम से कम 14 लोगों के नाम उसमें थे, 14 पीपल, जिसमें MPs, MLAs, मेयर, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर्स, SDA, डिविजनल कमिश्नर, सबके, बहुत से लोगों के, यानी उनके रिश्तेदारों के हम उठाना चाहते थे। मैं उठा साहब, आज बहुत बड़ा एक अहम मसला मैं उठा रहा हूँ, और ख़ास करके अयोध्या, जहाँ राम की पूजा करने के लिए इतना बड़ा मंदिर सब बने, गंगा में डूबे, सब हो गया, लेकिन अयोध्या में क्या चल रहा है, कितने ज़मीन हड़प कर रहे हैं, वो भी शेड्यूल कास्ट के, गरीबों के, सबके, और बड़े बड़े लोग वहाँ पर, ये एस्टेट एजेंसी बढ़ रही है तो ज़मीन खरीद रहे हैं। वो उठाना चाहता था, ऐसा उठाने के लिए ठहर के 1 सेकेंड भी नहीं बोला, जना गना मना बोल दिया, बस खत्म। सॉरी, वंदे मातरम बोल दिए। अब उनका वंदे मातरम हो गया, हम निकल के आए आपके पास। तो थैंक यू। बोल देना खारगे जी, हो गया। नहीं, ऐसा कुछ कहने का नहीं है, खारगे जी तो कह दिए सारे बात, सारे व्याख्यान दे दिए हैं। लोकसभा का जब देखे हैं ना, हमारे वहाँ तो कार्य चले थे। सदन चलाने के हमारे पूरा इरादा थे और सदन चल भी रहे थे, लेकिन जब हमारा टेनी साहब का नाम आ गए तो हमें लगा कि सरकार से पूछताछ करना चाहिए, सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए, सरकार का कुछ बयान पेश करना चाहिए, क्योंकि छोटे मोटे मुद्दे नहीं। टेनी साहब एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच एक नाम होते हैं, गृह हमारे राज्य मंत्री, तो उसका नाम अगर किस चीज़ में अगर उजागर होते हम देखें तो हम चुप्पी साधी नहीं बैठ सकते, क्योंकि ये भी हमारी जिम्मेवारी है
कि जिस देश पे एक चुने हुए सरकार है, इस सरकार के कोई मंत्री अगर किसानों को कुचलने में, पत्रकारों को मारने में अगर सुनियोजित जो साजिश हुई थी उसमें शामिल रहे, तो ये बड़ी चिंता की बात होते हैं, बड़े चिंता की बात है। तो इस विषय पे हमारे नेता राहुल गांधी जी भी एक दिन मुद्दा उठाने का कोशिश की, हम लोग भी विषय को इस मुद्दे को उठाने का कोशिश की और इसमें चर्चा भी मांगा, और साथ साथ नैतिकता के आधार पर हम ये मांग किया था कि नैतिकता के आधार पर ये कम से कम जब तक ये तफ्तीश खत्म नहीं होती तब तक के लिए मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए। सरकार की जो प्रधानमंत्री हैं और बड़े बड़े मंत्री दिन रात हमें नैतिकता की पाठ पढ़ा रहे हैं, तो इसी नैतिकता के आधार पे ही टेनी साहब को बर्खास्त करना जरूरी था, ये मुझे लगा। खासकर हमारी इसमें चर्चा की मांग भी हम किए थे, लेकिन हमारे सारे बात को नकारते हुए ये सदन चलाने की जब हर संभव प्रयास किया गया, तो मजबूरन हम सबको सारे विपक्ष एकजुट होकर हम ये बात रखते हुए सदन चलने नहीं सका। हमारा इरादा साफ था, ये साफ जाहिर होते हैं कि लगातार 2 हफ्ते सदन चली, 16 तारीख तक बिना कोई रोके टोके सदन चली। उसके बाद ये हंगामा मचा सदन के अंदर, बजाय सरकार की अकड़ेपन। सरकार अगर आरे रहे कि कोई विपक्ष की जवाब हम नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास बहुमत है, ये बहुमत की बाहुबली से सारे सदन में सरकार की तरफ से ये तनाव पैदा होते हैं। ये सदन को ठप करने की सबसे बड़ा जिम्मेवारी सरकार के होते हैं, इसलिए कि वो कुछ परवाह नहीं करते। लापरवाही सरकार की, विपक्ष की बात को सुनने की उनकी धैर्य नहीं है। सारे चीज को अनदेखी करते हुए सिर्फ बुलडोजिंग के सहारे, चलो हमारे पास बुलडोज है, बहुमत की बुलडोज, बहुमत है मतलब बुलडोज है, बुलडोज है, चलो राम मंदिर की आजू बाजू में जैसे गरीबों की जमीन उखाड़ किया जा रहे हैं, वैसे ही यहाँ भी हमारी बात सुनने का, हमारी बात पे जवाब देने की कोई इनको इरादा नहीं था और कोशिश भी नहीं की, इसलिए ये सदन ठप हुई। ये सब देखे हैं आप लोग। देखिए हम क्या कहते हैं ये बड़ी बात नहीं, क्योंकि सारे चीज आपको सामने है, सदन के अंदर क्या होते हैं ना होते हैं सब कुछ आपको पता है। आप उस पर अगर आपको कोई सवाल पूछने का जरूरत आप समझो तो पूछ सकते हो। हमारा बात तो कह दिए और सदन में क्या हो रहा है आप सब खुद देखें, अब सब इसका गवाह है। साथियों, मैं 3 या 4 मुख्य मुद्दों पर फिर से दोहराऊंगा जो खरगे जी ने और अभी अधीर रंजन जी ने आपके सामने रखा है। पहली बात, नवंबर 29 के शाम से लेकर विपक्ष का प्रयास रहा है और ख़ास तौर से कांग्रेस पार्टी का प्रयास रहा है कि ये जो निलंबन हुआ है ये असंवैधानिक निलंबन था, ये नियमों का उल्लंघन था, राज्यसभा के नियम जो हैं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो हैं, उसका उल्लंघन था। खरगे जी ने चेयरमैन साहब को खत लिखा उसी दिन, उसी रात, और मैं खुद चेयरमैन साहब से, लीडर ऑफ द हाउस पीयूष गोयल जी से, संसदीय मंत्री, कार्यवाही मंत्री प्रहलाद जोशी जी से मैं खुद मिला और खरगे जी ने 29 के शाम को और 30 के सुबह को पीयूष जी को कहा कि अगर आप चाहते हैं मैं एलओपी होने के नाते मैं खड़े होकर कहूँगा कि जो मानसून सत्र में हुआ था वो खेद की बात है और मैं सभी की ओर से मैं रिग्रेट एक्सप्रेस करता हूँ। इन्होंने खुद कहा
पीयूष गोयल जी और प्रहलाद जोशी जी को। मैंने चेयरमैन साहब को भी कहा, 3-4 मैंने उनको विकल्प दिए, पर पहले दिन से सदन के नेता की ओर से ये स्टैंड रहा है कि सभी 12 सांसद एक एक होकर माफी मांगे। 29 नवंबर से लेकर हम प्रयास कर रहे हैं किसी भी हालत से कोई ना कोई रास्ता हम ढूंढ निकालें, पर अफसोस की बात है कि हमारी बात मानी नहीं गई और ये लटकाया गया। और अभी खरगे जी ने आपको बताया है इसलिए लटकाया गया क्योंकि 12 सांसदों के निलंबन के बाद बीजेपी और एनडीए मेजॉरिटी में आ गई राज्यसभा में। तो पहली बात मैं इसका बिल्कुल आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आज शाम को या कल सुबह 7 मंत्री लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मैं नहीं जानता हूं कि वो 7 मंत्री चेयरमैन साहब को जाएंगे, मिलेंगे और कहेंगे कि बजट सेशन में इन सांसदों को आप सस्पेंड कीजिए, क्योंकि एक नया अभी प्रैक्टिस शुरू किया गया है कि अगले सेशन के लिए पिछले सेशन में आप सस्पेंड कर सकते हैं। ये नई परिभाषा आ गई है सेशन की। मैं नहीं जानता हूं, पर मैं बिल्कुल साफ कह देना चाहता हूं और ये सबूत मेरे पास है। 29 शाम से हम पूरे प्रयास कर रहे हैं और मैं खुद सभी पार्टियों से मिला हूं, सत्ता दल से भी मिला हूं, चेयरमैन से मिला हूं, उनके घर गया हूं, पर कुछ रास्ता हम ढूंढ नहीं पाए और बड़ी अफसोस की बात है। दूसरी बात, 15 विपक्ष पार्टी एक रहे हैं सारे सत्र में। मॉनसून सत्र में 15 विपक्ष पार्टी एक थे पेगासस के मामले में, और इस सेशन में शीतकालीन सेशन में भी 15 ऑपोजिशन पार्टी। हालांकि कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिनका मुकाबला हम राज्यों में कर रहे हैं, चुनाव में हम उनके साथ नहीं हैं, उनसे हम लड़ रहे हैं, पर लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर 15 पार्टियों ने एकता दिखाई इस मामले में, पहले सस्पेंशन के मामले में और बाद में अजय मिश्रा तेनी के रेसिग्नेशन के मामले में। तो सस्पेंशन और रेसिग्नेशन दोनों मुद्दों पर 15 पार्टियां एक रही सारे विंटर सेशन में। हालांकि जैसा कि मैंने कहा, हम कुछ पार्टियां हमसे अलग हो गई हैं, पर इस पार्लियामेंट के अंदर हमने एक आवाज उठाई, सस्पेंशन असंवैधानिक है, गैर कानूनी है और रेसिग्नेशन एमओएस होम का लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि अभी खरगे जी ने कहा, उपयोगी एसआईटी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि इनके बेटे गुनहगार हैं। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि 3 काले कृषि कानून जो बिना बहस के, बिना विश्लेषण के पारित किए गए थे करीब 15 महीने पहले, इस सत्र के पहले दिन बिना बहस के, बिना चर्चा के वो काले कानून वापस लिए गए। हमने स्वागत किया कि किसानों की, किसान संगठनों की जीत है, हमने स्वागत किया, पर हमने ये भी मांग की, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में एलओपी ने मांग की, मैंने मांग की, सभी विपक्ष पार्टियों ने मांग की कि इस पर 2-3 घंटे बहस हो कि ये कानून वापस क्यों लिए जा रहे हैं अब, और इसका असर क्या होगा, एमएसपी पर क्या सरकार का क्या पोजीशन है।
जो 700 किसान शहीद हुए हैं उनको, उनके परिवारों को क्या मुआवजा मिलेगा कि नहीं। कई मुद्दे हैं जो किसान संगठनों ने उठाया है, उसके बारे में हम चर्चा चाहते थे, पर चेयरमैन ने होने नहीं दिया। सत्ता पार्टी ने होने नहीं दिया और बिल्कुल 2-3 मिनट में लोकसभा में और राज्यसभा में ये 3 काले कानून वापस लिए गए बिना चर्चा के। ये शुरुआत इससे हुई और सेशन का समाप्त भी इसी अनडेमोक्रेटिक तरीके से हुआ कि ये इलेक्टोरल रोल आधार कानून जो आया बना है बिना चर्चा के, मेरे ख्याल में 15 मिनट में लोकसभा में पास हुआ और राज्यसभा में भी इसमें कोई गहराई में इसमें कोई बहस नहीं हुई। ये बड़ा खतरनाक कानून है, जितना खतरनाक वो 3 काले कानून थे किसानों के लिए, ये कानून इलेक्टोरल रोल आधार कानून उतना ही खतरनाक साबित होगा अल्पसंख्यकों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए और सभी महिलाओं के लिए और सभी कमजोर वर्गों के लिए। 2018 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 55 लाख लोगों को वोटर रोल से निकाला गया। इसी कारण ये आधार और निर्वाचक नामावली के बीच में कैसे रिश्ते बनाया जाए, इसी मुद्दे पर 55 लाख लोगों को जो मत का अधिकार है वो छीना गया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और वो स्थगित किया गया। अभी हम वापस उसी रास्ते पर चल रहे हैं और इसका नतीजा आप देखेंगे। लाखों अल्पसंख्यक, लाखों दलित, लाखों महिलाएं, लाखों आदिवासी, लाखों कमजोर वर्ग के लोग जिनका हक बनता है, मत का संवैधानिक हक बनता है, आधार के नाम पर वो छीना जाएगा। तो विंटर सेशन की शुरुआत एक गैर लोकतांत्रिक तरीके से हुआ, बिना चर्चा के काले कानून वापस लिए गए और विंटर सेशन की समाप्ति एक काले कानून के पारित होने से हो रहा है, जो जितना ही खतरनाक साबित होगा जितना कि वो 3 काले कानून थे। अंत में मैं कहूँगा कि आज मैंने 18 साल में कभी नहीं देखा है जिस तरीके से एलओपी का नज़रअंदाज किया जाता है राज्यसभा में, मैंने कभी नहीं देखा। एक परंपरा रही है, जब कभी नेता सदन उठ खड़े होते हैं वो उनको बोलने का मौका दिया जाता है, जब कभी एलओपी खड़े होते हैं उनको मौका दिया जाता है। रोज एलओपी उठते थे, उनकी सुनवाई नहीं हुआ करती थी और कभी कभी जब वो उठते थे सदन अडजन हो जाता था। और आज जब उन्होंने अयोध्या में जो ज़मीन घोटाला है, बीजेपी विधायकों की किए हुए और उनके कुछ पार्टी से जुड़े हुए वरिष्ठ नेताओं का नाम भी निकला है, जब एलओपी ने यह मुद्दा उठाया तब एकदम तुरंत चेयरमैन साहब उठ खड़े हो गए और कहा वंदे मातरम। इस तरीके का नजरअंदाज कभी नहीं किया गया और बड़ी अफसोस की बात है। हम भी सत्ता पक्ष में रहे हैं, हम विपक्ष में रहे हैं, हमने अलग अलग चेयरमैन भी देखे हैं, पर ये मैं समझता हूँ हमारे लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। संवैधानिक पद है एलओपी का,
फरवरी 2022 में खड़गे जी 50 वर्ष सार्वजनिक जीवन में मनाएंगे। 50 साल पहले इनका पहले चुनाव कर्नाटक असेंबली में हुआ था। फरवरी 2022 को 50 साल होंगे और जिस तरीके से इस वरिष्ठ नेता का नज़रअंदाज किया गया है, और आज भी जब वो महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने वाले थे उनको नहीं उठाने दिया, मैं समझता हूँ ये गलत है। गलत परंपरा हम अपना रहे हैं कि एलओपी को मौका नहीं दिया जाता है अपने मुद्दे सदन के सामने रखने का। तो अगला बजट सेशन आएगा, इस बीच में क्या कारनामे करेंगे सरकार की ओर से मैं नहीं जानता हूँ, पर यह सस्पेंशन तो अभी रिवोक हो गया है और हम उम्मीद करते हैं कि बजट सेशन सही तरीके से चलेगा। हमारे कई मुद्दे हैं, प्राइस राइज, बेरोजगारी, हमारी सीमाओं पर जो स्थिति है, कई मुद्दे पर हमने नोटिस दिए थे, हम फिर बजट सेशन में देंगे। हमेशा कांग्रेस पार्टी ने कहा है, कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है और हमेशा विपक्ष पार्टियों की ओर से हमने कहा है, रचनात्मक सहयोग देने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। पर रचनात्मक सहयोग का माने ये नहीं कि सरकार अपनी मनमानी करे और हमारी बात नहीं सुने। तो रचनात्मक सहयोग का ऑफर अभी भी है और मैं उम्मीद करता हूं कि बजट सेशन में इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर, बजट के अलावा इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा करने का हमें मौका मिलेगा। थैंक यू, थैंक यू। भाजपा का कहना है कि जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि अयोध्या में जमीन का घोटाला हुआ है राम मंदिर के आसपास, तो उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का मुस्लिम संगठनों से समझौता हो गया है कि जब भी वो सत्ता में किसी तरह अगर आ गए उत्तर प्रदेश में तो राम मंदिर में बाधा डालेंगे और आपके आरोप मानसिक दिवालियापन है और इसीलिए आप देखिए, आप विषय को भटकाओ मत। नहीं 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 नहीं, मैंने तो ये सवाल उठाया कि मेरे को माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मिला था और है, आपको सबको मालूम भी है, और इससे पहले भी ये मुद्दा उठा था कि एक व्यक्ति ने किसी एक दलित से फिर जमीन खरीदी, फिर उनके पास से 2 घंटे में ये सब चीज़ें मालूम है। तो हमारा क्रिएशन नहीं है, ये फैक्ट्स हैं और फैक्ट्स के साथ हम रखना चाहते थे, लेकिन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। और सिर्फ बीजेपी वाले हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाना ये गलत है। हमने तो सीधी सीधी बात कर रहे, इससे पहले जो घटना घटी थी उसके बाद में आज भी आप लोगों ने जो मुद्दा उठाया मीडिया की तरफ से, उसको हम सदन में लाना चाहते थे। ये तो विषय को उठाना चाहते थे जो कि जिसकी अनुमति नहीं दी गई। मैं आता हूँ आपके पास, एक अदिति ट्रिब्यून से। Jayant ji, I have a question for you. Both Kharge Saab and you said that whatever the government did was to manufacture a majority in the Rajya Sabha. Did you not in that case help the government agenda by not participating in discussions? And then you have also said that this is a very dangerous law, as it is actually. Then wasn't your absence from the House actually serving government agenda? The absence from the House was a collective decision taken by 15 opposition parties. We met every morning at 9:45 a.m. and decided on what to do for the day. It was a collective decision. It was a consensual decision. It was a decision reflecting our frustration over the continued suspension and the unwillingness of the government to get the resignation. So to use the chairman's language,
Suspension plus lack of resignation is equal to frustration. Thank you. Chairman from ABP, I'll come to you, Mosmi, after that. आता हूँ मंजिरा पे। सर मेरा इससे अलग विषय में सवाल है। जरूर जाएं। मौसमी? Sir, I wanted to ask, we've spoken to the speaker, अदीब साहब, speaker साहब से सवाल पूछा गया था। लखीमपुर खीरी मामले में जब चर्चा की मांग कर रहा था विपक्ष, तो आपने विरोध तोड़ने के लिए क्या किया? क्या संवाद किया? क्योंकि लगातार राहुल गांधी ने भी मसला उठाया था। तो चर्चा क्यों नहीं हो पाई लखीमपुर खीरी मामले में? तो उन्होंने बोला कि प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है, विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, और जो वो चर्चा मांग कर रहे थे, अगर सही प्रक्रिया के तहत करते तो मैं अलाउ कर सकता हूँ। मैं भी रूल से बंधा हुआ हूँ। उन्होंने रूल्स अगर वो फॉलो करते तो चर्चा हो सकती थी, पर रूल्स के तहत उन्होंने नहीं किया, इसीलिए लोकसभा में लखीमपुर और कैनी पर चर्चा नहीं हुई। इससे हास्यास्पद और कुछ नहीं हो सकता, इससे हास्यास्पद और कोई व्याख्यान नहीं हो सकता, यूं कि हम हर रोज एडजॉर्नमेंट मोशन डालते, लगातार एडजॉर्नमेंट मोशन डालते। मान लीजिए सरकार को ये लगी होंगे कि सदन में चर्चा करना चाहिए, हो सकता कि विपक्ष लोगों ने रूल के बारे में अशिक्षित है, उतना जानकारी नहीं है, क्योंकि हम विपक्ष में सारे ज्ञान उन्हीं लोगों का पास है। मान लीजिए कि हमारे रूल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लोगों को अंदर कुछ खामियां रह सकती हैं, तो सरकार की तरफ से तो ये कहना चाहिए था, भाई आप लोग किस रूल के आधार पर ये चर्चा मांग रहे हैं, इस स्पष्टीकरण आप दिया करो, तब ना हमें चर्चा करने की इजाजत देंगे। ये तो कम से कम कह सकते थे हमें। लगातार ये सदन में सुबह सदन शुरू होने का पहले एडजॉर्नमेंट मोशन डालना कई रोजों से हमारा नियम बन चुके थे। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं, बल्कि और सारे विपक्ष पार्टियों ने भी ये एडजॉर्नमेंट मोशन डालते रहे। खासकर 0 आवर में भी ये बात उठाने की हमें मौका नहीं दिया गया। हमारे नेता राहुल गांधी जी क्या किए, इसलिए एक दिन राहुल गांधी जी की सब क्वेश्चन आ गई, तो जब क्वेश्चन लिस्ट में कोई क्वेश्चन आते हैं तो उनको मौका देना ही पड़ता, चाहे या ना चाहे, मन चाहे या ना चाहे, उनको सवाल पूछने की मौका देना ही पड़ता। राहुल गांधी जी उस समय भी अपने सवाल पूछने का मौके का समय उन्होंने ये पूछा कि हमें तो बात करना चाहिए था एमएसएमई सेक्टर पे, लेकिन फिर भी हम इसी हालत में भी लखीमपुर खीरी की सवाल पूछना चाहते हैं, तुरंत माइक ऑफ कर दिया गया। मान लीजिए हमारे रूल में जानकारी नहीं है, तो एडजॉर्नमेंट मोशन किस लिए डाले थे हम लोग? 0 आवर में क्या रूल चलते हैं? सरकार अगर चाहते थे, मान लीजिए हम लोग कभी कहते हैं सरकार को कि प्राइस राइज के मुद्दे पे चर्चा करो, हम चाहते हैं आपदा के मुद्दे पे चर्चा करो, क्लाइमेट चेंज की मुद्दे पे चर्चा करो, उस समय कैसे लगा देते कि अंडर रूल 193 हो सकता है? सब कुछ मालूम होते हैं, सिर्फ लखीमपुर खीरी जब आते हैं रूल मालूम नहीं होते। अगर वो कहते कि रूल मालूम नहीं है उन लोगों को, हम उनको सिखा देते। ये तो मजबूरन उठाने पर ही क्या करे, लखीमपुर सुनते ही ठप हो जाते हैं, लखीमपुर लॉ निकलते ही माइक गड़बड़ हो जाते हैं। मेरा सवाल अजीत जी और खड़गे जी दोनों से है। आज सरकार मीडिया के सामने आई सेशन खत्म होने के बाद, और उन्होंने विपक्ष पे ये आरोप लगाया कि इन लोगों के कहने पे हम लोगों ने महंगाई और इन सब चीजों के लिए जीएसटी में वो हुआ था, एक सहमति बनी थी कि इस पर चर्चा की जाए, लेकिन विपक्ष महंगाई जैसा मुद्दा जो उन्होंने खुद मांगा, जो देश के लिए इम्पोर्टेंट है, उस पर वो भाग गया, वो चर्चा से भाग गया। बिल्कुल नहीं, अच्छा बिल्कुल नहीं भागी हम लोग, क्योंकि ये मेरे नाम पे ही
महंगाई पे चर्चा लिस्टेड हुई थी। अगर हमारी मांग करने की इरादा ना होते तो महंगाई पर हम क्यों मोशन डालते, और वो मोशन बीएससी में पास करा के हमारे नाम पे कैसे वो निकल के आते। लेकिन हमारा प्राइस राइज का मुद्दा कब लगाई, जब लखीमपुर आ गई। लखीमपुर के रोकने के लिए सारे हमारा जो मुद्दसर है असला बन गए। ये कहने की एक दुहाई उनके पास आ गए कि भाई महंगाई पे सरकार से सवाल पूछना चाहिए था विपक्ष को, लेकिन वो लखीमपुर में सवाल पूछते हैं। देखिए कितने नजरअंदाज कर रहे हैं लोकसभा को। ये कहने के लिए एक दुहाई की जरूरत थी। और हमारा जो मुद्दा महंगाई, वो महंगाई के मुद्दा कब लिया, लखीमपुर आने की बात, क्योंकि इसको औजार बनाया जाए। लखीमपुर को रोकने के लिए, हमारे टेनी साहब को रोकने के लिए हर तरीके की औजार इस्तेमाल करने में यह सरकार जो माहिर है वो साबित कर चुके हैं। एक मिनट, आपने मेरा भी नाम लिया इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, और मेरे नाम से ही वो इन्फ्लेशन का मुद्दा उठाया गया था और मेरा नाम से ही वो चर्चा होने वाली थी शॉर्ट ड्यूरेशन पीरियड में। जब हमारे लोगों को ये हमने जो पहले शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस पे डाला था, चर्चा पे आई थी, लेकिन उससे पहले ही आपने क्या किया, नोटिस तो एक दिन में नहीं दे सकता, ये तो शुरू में देते हैं। पहले ही आपने हमारे 12 लोगों को निकाल दिया मेरे सामने। जो आपको मैं पहले आपको आंकड़े बताया, उस आंकड़े को सूट होने के लिए उन्होंने उनको सस्पेंड किया, चलो तुम्हारे को डिस्कस करो। तो हम ये चाहते थे पहले रिवोक करो, और हम बार बार, जैसा हमारे चीफ व्हिप साहब ने कहा, जयराम रमेश जी ने बार बार रिक्वेस्ट किए, इसके बावजूद भी आप रिवोक नहीं किए। अगर रिवोक करते उसी वक्त हम तैयार थे, वो तैयारी के साथ ही हम आए थे। क्या क्या प्राइस बढ़े हैं ये सब आंकड़े हमारे पास थे, पल्सेस के क्या है, ऑयल के क्या है, एडिबल ऑयल के क्या है, गैस का क्या है, पेट्रोल का क्या, सब निकलता था। तो ऐसा हम भागने वाले नहीं, तुमको भगा के रहेंगे और वक्त आएगा। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। देखिए, दोनों सदनों में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होता है, और मेरा अनुभव रहा है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हर हफ्ता मिलती है, और सभी पार्टी चेयरमैन साहब से मिलते हैं, और कुछ एक आम सहमति बनती है कि ये विधेयक लिए जाएंगे, ये बिल लिए जाएंगे, इन मुद्दों पर चर्चा होगा। राज्यसभा में तो कुछ चर्चा होती ही नहीं है। बीएससी अक्सर बुलाया जाता है, और जब विपक्ष को काटने के लिए मौका चाहते थे तब वो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन लगा देते हैं। हमने कहा था पहली प्राथमिकता आप एमएसपी और किसानों के मुद्दों को दीजिए, उन्होंने माना नहीं। सीमा से संबंधित जो हमारी चुनौतियां हैं वो माना नहीं। अचानक उन्होंने राज्यसभा में प्राइस राइज पहले लगाया, बाद में ओमाइक्रॉन पर लगाया। तो ये तरीका है ना, ये सब खेल है। ये नहीं चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो, ये नहीं चाहते हैं कि विपक्ष इसमें भाग ले। ये किसी न किसी तरीके से विपक्ष की एकता को हम कैसे काटें। और मैं कहना चाहता हूँ एक बार फिर, मॉनसून सेशन में और इस सेशन में 15 पार्टी एक रहे हैं। उस सेशन में पेगासस के ऊपर, इस सेशन में सस्पेंशन और रेजिग्नेशन के मामले पर 15 पार्टियों की एकता को इन्होंने टूटने का खूब प्रयास किया, पर वो असफल रहे।
थैंक यू।